तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, और उसमें भी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट का पर्सपेक्टिव है ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसकी फाउंडेशंस क्या हैं जी। सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ, और ये क्या डिस्कस करता है? ये डिस्कस करता है कि क्रिमिनल बिहेवियर पे बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या है। हमारी बायोलॉजी, हमारी मुख्तलिफ ऑर्गन्स, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर, हमारी फिजियोलॉजी कैसे इम्पेक्ट करती है हमारे क्रिमिनल बिहेवियर को। ये एक्सप्लोरेशन का एक तरीका था। लेकिन क्योंकि पॉजिटिविस्ट है तो वी विल बी वेरी क्लियर कि एम्पिरिकल और साइंटिफिक स्टडी थी क्राइम, क्रिमिनल्स और उनकी बिहेवियर की। ये असल में एक बहुत ही क्लियर एक अप्रोच आ गई कि अब हमें एम्पिरिकली एंड साइंटिफिकली स्टडी करना है। लोगों को फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स के बेसिस पे उनके क्रिमिनल बिहेवियर्स को हम नहीं जज कर सकते। उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एम्पिरिकल साइंटिफिक स्टडी में क्या ज़रूरी है कि समथिंग दैट survives the test of evidence and experimentation। एक्सपेरिमेंटेशन का जो एविडेंस जो टेस्ट है, उसको जो चीज़ सरवाइव कर जाए, उस पर जो पूरी उतर जाए, वो एम्पिरिकल होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये खाली खुली बातें, फलसफा और देवमालाई गुफ्तगू से निकलें, अब कुछ ऐसा बताएं कि जो चीज़ प्रूफ भी हो सके। आपने कहा इसको जिन, इस पे जिन लिपट गए, इसके ऊपर जिन नंबर 1 लिपट गए, मैं कहता नहीं इसके ऊपर भूतनी नंबर 2 लिपट गए। लेकिन अभी कहाँ से फैसला हुआ? ये चीज़ें तो कभी साबित ही नहीं हो सकती। उनका ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी। ये विच हंटिंग का कॉन्सेप्ट भी अगर आपने नाम सुना हो, तो वहीं से है। तो उसकी जगह ऐसी साइंटिफिक बेसिस इस्टेब्लिश की जाए जो प्रूफ भी की जा सके, जिनकी कोई वैल्यू भी। अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन क्रिमिनल बिहेवियर कॉन्ट्ररी टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। यानी ये नहीं कि सोसाइटी कैसे देख रही है, वो कैसे एक्सपेक्ट करे। अच्छा इसने ये कत्ल किया ना तो इसके ऊपर जिन आ गया होगा। अच्छा इसने ये किया ना तो इसके ऊपर शैतान आ गया। अच्छा इसने ये किया ना क्योंकि ये नेक नहीं है ना, इसलिए इस शख्स ने ये गुनाह किया हो। इसने करप्शन किया ना तो भाई ये तागूत का पैरोकार। ठीक है, इस किस्म की गुफ्तगू को एक तरफ करने के बाद, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को एक तरफ करने के बाद, एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए कि ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट कर। मॉडर्न साइंस बनाने में क्रिमिनोलॉजी को इन फैक्टर्स का बहुत एक हाथ है, वरना क्रिमिनोलॉजी भी एक कहानियों बाजी रह जाती, एक फलसफा बन के रह जाती। लेकिन क्रिमिनोलॉजी स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, स्टूड द टेस्ट ऑफ एविडेंस एंड साइंटिफिक रीजनिंग, एंड इट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, जो अर्ली साइंटिफिक स्टडीज थी, जिनमें पॉजिटिविस्ट मॉडल यानी एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस मॉडल अप्लाई किया गया, वो जे के लेवेटर ने अप्लाई किया। वो एक फिजियोग्नोमिस्ट थे, जिनका क्या काम था कि वो फेशियल फीचर्स ऑफ क्रिमिनल को स्टडी करते थे, उसमें से कुछ कॉमन फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते थे, कुछ पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करते थे और इस पर बात करते थे कि फॉर एग्जांपल उनका शेप ऑफ ईयर कैसे है, नोज पॉइंटेड है, या आईज जो हैं वो छोटी छोटी हैं, पैची सी हैं, और डिस्टेंस बिटवीन देम वर एसोसिएटेड विद एंटी सोशल बिहेवियर। यानी लोगों का जो शेप ऑफ ईयर है, शेप ऑफ नोज है या आईज है, वो कैसे चलता है। तो ये एक उन्होंने कहा कि जी जो फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल होगा, उसकी नोज पॉइंटेड होगी, उसकी आइज छोटी होंगी, उसकी दोनों आइज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा होगा। तो ये सब किया, और फिर उसके ईयर्स जो हैं वो पॉइंटेड होंगे फॉर एग्जाम्पल। तब वो पकड़ के जीन्स के अंदर से जो है वो बिहेवियर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। सही था गलत था, मगर एटलीस्ट दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग। फिर एक और अप्रोच आई फ्रेनोलॉजिस्ट की। फ्रेनोलॉजिस्ट जो हैं, फ्रेनोलॉजिस्ट लाइक फ्रांस गॉल जो हैं, उन्होंने स्टडी की स्कल की शेप को, और जो सर पे बम्प्स नहीं पड़े हुए होते बाजू का, बम्प्स को हम उर्दू में अगर कहें तो गोमड़ कहते हैं। जैसे कि लोगों के सर पे, कुछ लोगों को आपने देखो चोट लगती है तो सर पे एक उभार सा बन जाता है। इसी तरह कुछ लोगों के नेचुरली भी स्कल जो है वो इतनी स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं होती। तो फिर वो कहते थे कि इनका जो स्कल शेप है, या जो इनका हेड के ऊपर बम्प्स या थोड़ी सी नॉर्मेलिटीज और नॉर्मलीज हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो वो क्रिमिनल बिहेवियर से लिंक्ड है। तो ये फ्रेनोलॉजिस्ट ने नया कॉन्सेप्ट दिया। अगेन कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन की तरफ तो कम से कम जा रहे थे। या वो ये भी नहीं कह रहे थे कि अगर बम्प होगा तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल बिहेवियर है, मगर वो ये जरूर कह रहे थे कि जिन लोगों के सर पे बम्प है, जिनकी नोज स्ट्रक्चर या शेप ऐसी है, वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फॉर एग्जांपल क्राइम करने की। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं, ये हम आगे चल के देख लेते हैं। बिलीव दैट एक्सटर्नल क्रेनियल कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्टेट विच एरिया ऑफ द ब्रेन कंट्रोल फिजिकली। एक्सटर्नल क्रेनियल स्ट्रक्चर यानी क्रेनम इज द बोनी पार्ट दैट प्रोटेक्ट्स अ ब्रेन। तो उसका जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फिर बताएंगे कि ब्रेन एक्टिविटी कहाँ से ज़्यादा कंट्रोल होगी। अगर तो फोर्स और एग्रेशन वाले पार्ट से है तो फिर वो बंदा लाइकली है कि क्रिमिनल होगा। फिर आ गए जी लॉम्ब्रोसोस, इटालियन
साइंटिस्ट कह लीजिए, फिजिशियन थे। इन्होंने 400 प्रिजनर्स और आर्मी सोल्जर्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की। ये फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, पहले किसी ने क्रिमिनोलॉजी, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी विद बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, कि जी किसी की कोई खास बायोलॉजी होगी ना, खास स्ट्रक्चर होगा, तो उसके फिर ज्यादा लाइकलीहुड है कि वो क्रिमिनल होगा। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। उनका लो फोरहेड होता है, माथा उनका छोटा होता है, उनके जॉज प्रोमिनेंट होते हैं, यहाँ से उनके जॉज नजर आ रहे होते हैं, जैसे जॉ लाइन आप कह लें, चीक बोन्स, यहाँ से चीक बोन्स विजिबल होती हैं, एक्सेसिव हेयरनेस। और ये कुछ चीजें आपने देखा होगा मूवीज की डिपिक्शन में भी, जो विलेंस हैं उनको मर्डरर्स को दिखाया जाता है, एक्सेसिव हेयरनेस के, जिस्म पे बाल बहुत ज्यादा होंगे, और उनके आर्म्स जो हैं वो अनयूजुअली लॉन्ग। आप पुरानी फिल्में वेस्ट की देखिए, 1990s तक की देखिए, आपको उनके अंदर एक पैटर्न ऑफ किलर और मर्डरर नजर आएगा, उसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। एक मूवी मुझे बड़ी अच्छी सी याद आ रही है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, आप उसमें किलर को देखें, बड़ी डिस्टिंक्टिव, वो लंबा कद, आर्म्स लॉन्ग हैं, जिस्म पे बाल ज्यादा हैं, जॉज प्रोमिनेंट, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। मगर ये पॉपुलर बिलीफ भी हो सकता है, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवेबल था, ये बात। इसी तरह लोम्ब्रोसो साहब ने एक और कयामत खेज बात ये की कि क्रिमिनलिटी इज इनहेरिटेड। कहते हैं अगर बाप चोर तो बेटा भी चोर और फिर पोता भी चोर। अब ये थोड़ा सा ज्यादा ही नाइंसाफी सी हो गई, बहुत नाइंसाफी। भाई कोई बेटा पढ़ लिख कर और दीनदार भी बन सकता है, ईमानदार भी बन सकता है, उन्होंने कहा नहीं, क्रिमिनलिटी इनहेरिट भी होती है। एक तरह से वो शायद जो सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था उसको वो बायोलॉजिकल की तरफ लेके जा रहा है। ये हम उनकी वो जो क्रिटिसिज्म होगा उसको पढ़ेंगे। लोम्ब्रोसो बिलीव्ड दैट सीरियस ऑफेंडर्स, दोज हु एंगेज इन रिपीटेड असॉल्ट, जो बार बार कोई ना कोई असॉल्ट कर रहे हैं या जो थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं, वो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं। भाई वो पैदा हुए हैं तो अपने जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल डिस्पोजिशन लेकर आए हैं, ये लोम्ब्रोसो कहते थे। और एक वजह क्या थी कि वो कहते थे कि प्रिमिटिव फिजिकल ट्रेड्स थे, यानी उनका दिमाग और उनकी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है, ये थोड़ी सी प्रिमिटिव है, पुराने दौर के इंसान जैसी, जो उतना इवॉल्व या उतना इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही एक काउंटर इंट्यूटिव सी बात लगती है आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल तो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आर आल्सो इनटू क्राइम एंड अदर थिंग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, उसमें तो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आर देयर हु आर इन्वॉल्वड। आप स्कैम 1992 आप लोगों ने मूवी अगर देखी, मूवी का सीजन आपने देखा, द बेस्ट ब्रेन इज देयर। इसी तरह से आप में से किसी ने पुरानी फिल्म में केविन स्पेसी की द यूजुअल सस्पेक्ट्स, अगर आपने वो देखी हो तो he was the wisest and the sharpest of all. So don't think. Sometimes it's just that the criminals are impersonating a stupid person, and which they are not themselves. बहरहाल ये लोम्ब्रोसो की थ्योरी थी। और फिर उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एटाविस्टिक मैन के बयान फरमाए। एटाविस्टिक मैन जिसकी प्रॉपर कंप्लीट फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हुई। उसमें क्या फेशियल एसिमेट्री, यानी उसका सर जो है जैसे हाफ से इस तरह है वैसे इस तरह ना हो, थोड़ा बहुत, यानी फॉर एग्जांपल ये वाली साइड थोड़ी सी तिकोनी हो गई या अनइवन हो गई, कुछ भी। मंकी लाइक ईयर्स, बंदर जैसे बड़े बड़े कान हों, मोटे मोटे होंठ हों, मुड़ी हुई सी नाक हो, ट्विस्टेड नोज। आप लोग कभी गूगल करके देखिए तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नजर आएंगी। फॉर द रीजन ऑफ रिस्पेक्ट, मैंने किसी एक भी बंदे की तस्वीर इधर नहीं शेयर की है, बिकॉज दैट विल बी मी बीइंग स्टीरियोटिपिकल ऑफ देम, कि आई एम शोइंग समबडी एंड दे आर नॉट क्रिमिनल। एक्सेसिव चीक बोन्स, यस, चीक बोन्स के एक्सेसिव होने का मतलब है कि यहाँ पर दो जो हमारे गालों की हड्डियां हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाए, रिंकल्स ऑन द स्किन, रिंकल्स यानी झुर्रियां पड़ी हुई हों, लार्ज चौल, लार्ज चिन थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई हो। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन देखें, एक्सेसिव आर्म लेंथ, लंबे लंबे हाथ हैं, जैसे कानून के लंबे हाथ हैं वैसे ही कानून तोड़ने वाले के भी बहुत लंबे लंबे हाथ हैं, वो पकड़ के जो है वो बंदे को कत्ल कर सकते हैं। एटविस्टिक मैन की इक्वालिटी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेल्स विद 5 एंड फीमेल्स विद 3 अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी हेल्ड एज क्रिमिनल, यानी इन में से कोई से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी मेल में है तो भाई बहुत शॉर्ट चांस है कि वो भी क्रिमिनल है। और अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी फीमेल में तो वो बहुत शॉर्ट चांस है कि वो एक क्रिमिनल हो सकते हैं बाय बर्थ। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात है। फीमेल ऑफेंडर्स के बारे में लोम्ब्रोसो ने अगेन थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें की। मोस्ट वुमेन आर नॉट क्रिमिनल, भाई वो उन्होंने भी एक सेक्सिस्ट सी बात कर दी। एक तो हमारे माशरे में से सेक्सिज्म को जाने में बहुत टाइम लगेगा, और सेक्सिज्म यही नहीं है कि हम सिर्फ खवातीन को बाय वर्च्यू ऑफ देयर सेक्स जूनियर इंफीरियर करार दें या मेल्स को सुपीरियर करार दें। सेक्सिज्म ये भी है क्योंकि नहीं, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ खवातीन में पाया जाता है। तो ये भी एक बात है कि मोस्ट वुमेन आर नॉट क्रिमिनल, दोज हु आर यूजुअली ओकेजनल क्रिमिनल, और अगर जो हैं भी ना तो वो ओकेजनल है, हालात से, मजबूरी से, कोई वजह से वो कर ले। सम आर एटेविस्टिक क्रिमिनल, एटेविस्टिक ये रहे पीछे, ठीक है जी। एटेविस्टिक हार्डर टू डिटेक्ट देम, लेकिन होती सियानी है, उन्होंने कहा
कि उनको पकड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जनरली सोसाइटी का परसेप्शन ये है कि women आर नॉट हैविंग क्रिमिनल टेंडेंसी, हैव लेसर क्रिमिनल टेंडेंसी, तो फिर डिटेक्ट करना भी hard। मगर मोर कनिंग एंड मोर विशियस, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा चालाक होती हैं ये लोमरोसा ने कहा। अब मुझे इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं सिर्फ लोमब्रेसो साहब की बात बयान कर रहा हूँ। लेकिन अगेन आप देखें, जब एक चीज़ आई वुड ऑलवेज से दैट वेन एवर देर इज एन एब्सेंस और स्केर्सिटी ऑफ फैक्ट्स, देयर इज जनरलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप। तो ये चीज़ हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, हम जेंडर स्टडीज जो पढ़ते हैं उनमें भी पढ़ सकते हैं, आईआर में भी बल्कि पढ़ सकते हैं वैसे तो, कि जब आपके पास स्केर्सिटी ऑफ फैक्ट्स होना, स्टैट्स ना हो प्रॉपर, तो फिर आप जो मर्जी जनरलाइज करें, जो मर्जी स्टीरियोटाइप करें। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब लिमिटेशंस क्या है क्रिमिनल्स के लिए? फोकस वाज ऑन डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स विद आर्मी सोल्जर्स। भाई सारा इन्वायरमेंट ही, यानी सैंपल स्पेस ही बड़ी रिस्ट्रिक्टिव और बड़ी अनरैंडम थी। अनरैंडम इन द सेंस कि रैंडम में तो होता है ना कि स्प्रेड बड़ा होता है, देयर इज इक्वल चांस ऑफ पिकिंग पर्सन ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पर्सन ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वल नहीं था। यहाँ पे तो आपने डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स, डिक्लेयर्ड ऑफेंडर्स और आर्मी पर्सनल्स को ही उठाया। आपका सैंपल स्पेस बहुत लिमिटेड था। क्रिमिनल्स में हैव एबनॉर्मैलिटी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन व्हिच कैन शेप सच। भाई ये भी तो हो सकता है वो बेचारे गरीब हो, उनकी ग्रोथ प्रॉपर ना हुई हो, लेकिन गुर्बत उनका रीजन हो क्राइम करने का। तो इससे एक चीज स्टेब्लिश हुई कि ये हो सकता है कि कुछ लोगों में ये फीचर्स हों और वो क्रिमिनल टेंडेंसी भी रखते हों, लेकिन उनकी क्रिमिनल टेंडेंसी उनके फीचर्स की वजह से ना हो। यानी को रिलेशन तो मौजूद हो, यानी फीचर्स और क्रिमिनलिटी को एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन कॉजैलिटी एग्जिस्ट ना कर रही। तो ये जो लोग इंजीनियर्स हैं या मैथमेटिशियंस हैं उनको पता होगा, कभी कभी आई वन नीड्स टू फ्लेक्स देयर इंजीनियरिंग स्किल्स टू। तो कोरिलेशन होता है कि दो चीज़ों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक हो, अगर एक अगर कर रही है तो दूसरी भी कर रही हो, लेकिन उनकी कॉमन अकरेंस या कंकरेंस ये साबित ना कर सके कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है। फीचर्स की एग्जिस्टेंस कॉज ना बन सके। आप समझ रहे हैं बात को? फीचर्स की एग्जिस्टेंस जो है, यानी फीचर्स भी मौजूद हैं, देखें ये मैंने लिख दी फीचर्स क्या है जी, नोज और आईज और लिप्स, ये सारी बातें हो गई। इसी तरह क्रिमिनलिटी भी हो उस शख्स के अंदर, तो ये दोनों चीजें जब मौजूद हैं तो मैं कहूंगा को रिलेशन तो है। लेकिन क्या वो क्रिमिनलिटी कॉज हुई है फीचर्स की वजह से? नो, ये बात साबित नहीं हो पाई। तो दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन। आप जब टेक्निकल टर्म्स बाद औक़ात यूज करते हैं तो उससे आपका केस ज्यादा बोल सकते हैं ज्यादा कन्विंसिंग हो जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो समटाइम्स ट्राई टू यूज। अगली थेरी पे आ जाते हैं, छोटी थेरी है एक्स वाई वाई थेरी। इसको एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम थेरी भी कहते हैं। बड़ी सिंपल सी है कि जी जो लोग क्रिमिनल होते हैं ना, उनके अंदर वाई क्रोमोसोम एक एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है जी, वाई क्रोमोसोम वो कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी की अलामत है, मैस्कुलिनिटी का एक ट्रेट एग्रेशन है, और जिसमें वाई ज्यादा होता है तो वो अग्रेसिव ज्यादा होता है, वो अग्रेसिव ज्यादा होता है तो वो क्रिमिनल टेंडेंसी में रखता है। हाउ सेक्सिस्ट वंस अगेन। एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम थ्योरी कहती है कि जेनेटिक्स और क्राइम का भी ताल्लुक है। ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, द लास्ट पेयर डिटरमिन्स जेंडर। ये हमें पता है कि 23rd पे एक्स एक्स या एक्स वाई होता है। मेल में एक्स वाई होता है पेयर, फीमेल में एक्स एक्स होता है। स्कॉटिश प्रिजनर्स ने ये फाइंड आउट किया कि कुछ में एक्स वाई वाई क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब है कि वो प्रिजनर्स क्योंकि वो क्रिमिनल थे तभी वो प्रिजन में आए, और उनके पास एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम था जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बने। दीज वर आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियली वायलेंट एंड सुपर मेल, तो उनके अंदर ज्यादा मैस्कुलिनिटी। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, मोस्ट मैन विद एक्स वाई वाई कॉम्बिनेशन डू नॉट कमिट क्राइम। लेकिन अगेन कंकरेंस तो मौजूद थी, कॉजैलिटी नहीं थी। कोरिलेशन तो था कि ठीक है उनमें एक्स वाई वाई है, लेकिन अगर आप देखें तो एक्स वाई वाई होना इस बात की जमानत नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक्स वाई वाई था लेकिन उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं थी, वो क्राइम कमिट नहीं करते थे। हेंस हैविंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डज नॉट नेसेसरली लीड टू क्रिमिनल एक्ट। जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास एक्स वाई वाई आ गया तो फिर अब आप क्रिमिनल है। और फिर उन खवातीन का क्या करें जो कत्ल करती फिरती हैं और उनके पास तो कोई एक्स वाई वाई नहीं हो सकता, वो तो है ही डबल एक्स क्रोमोसोम, तो उनका क्या करना है? फिर इन चीज़ों का आंसर नहीं दे पाई ये थेरी, और यही इसकी क्रिटिसिज्म। Sheldon's body type theory, this is the last amongst biological perspectives, use body measurement techniques to connect body type with criminal tendency। और तीन टाइप्स की बॉडी में इसने क्लासिफाई कर दिया, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक फैट एंड सॉफ्ट, यानी जरा चर्बी शर्बी चढ़ी हुई है, गबलू गबलू से हैं, मोटे मोटे से हैं। दे टेंड टू बी सोशेबल एंड रिलैक्स। वो लेजी, उसने कहा लेजी होंगे, सोशेबल होंगे, रिलैक्स रहेंगे, उनके अंदर इतनी आग ही नहीं लगी होगी। एक्टोमॉर्फिक थिन एंड फ्रेजाइल, बिल्कुल फ्रेजाइल, नाजुक, नरम से, पतले दुबले से होंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे, रेस्ट्रेंट रहेंगे, पीछे पीछे रहेंगे। मीजोमॉर्फ मस्कुलर एंड हार्ड, बॉडी चौड़ी बनाई होगी, जरा सख्त होंगे, खाते पीते होंगे, तगड़े होंगे, जरा डाटे से होंगे। दे टेंड टू बी एग्रेसिव एंड एडवेंचरस।
तो उसने कहा कि भाई ज़्यादातर जो मैंने बंदे देखे हैं वो मीजोमॉर्फ होंगे। हालांकि अब आजकल की सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे, आप अगर केसेस देखें जो क्लासिकल सीरियल किलर्स हैं वो एंडोमॉर्फिक भी हैं, यानी कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पाता था। ठीक है, वो बड़े रिलैक्स से, बड़े लेजी से, समटाइम्स क्यूट से, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी। एक्टोमॉर्फ्स हम थिन एंड फ्रेजाइल मानते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टोमॉर्फ्स जो हैं वो क्रिमिनल निकल आते हैं। ज़रा वो कंदील बलोच का केस जो हुआ है, तो कंदील बलोच के केस में जो अक्यूज्ड है, आप उसे देख लें, वो बिल्कुल एक्टोमॉर्फ। अगेन ये एक ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन इसकी कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ है ये हमें नहीं पता। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हमने ये देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकली कुछ ऐसे ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिटर्मिन कर सकते हैं, बाद का जीन्स हो सकते हैं, फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, बॉडी टाइप हो सकती है, और वो डिटर्मिन करती है। अनफॉर्चुनेटली इनमें से हर के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है और उसका कोई आंसर अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से these theories are not very valid, but still they are interesting and sometimes they can prove helpful. That's why we studied them. Thank you.